हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, मैं राजेंद्र सांकला। इस सेशन में हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है दो कविताएं दी हैं। वैसे हम बात करें, उत्साह एक गीत है। इन दोनों कविताओं से संबंधित हम एक एक शब्द का अर्थ को जानते हुए भावार्थ समझेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों कविताओं संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, और भी जो जितने बन सकते हैं, क्योंकि यदि कोई अलग से कोई पर्सन ही बनेगा, यदि हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए भावार्थ समझ लेंगे, कहानी के रूप में इसका भावार्थ समझ लेंगे, तो हमें दोनों कविताओं संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, इस सेशन में हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित उत्साह एक गीत है और अट नहीं रही है एक कविता है, दोनों कविताएं पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ध्यान से समझना है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आएगा। कारण क्या है? क्योंकि आपके सिलेबस में 7 ही अध्याय टर्म 2 के अंतर्गत, तो हमें यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना नहीं है बच्चों, 100% एक आएगा। और वह भी कहाँ से आएगा? उत्साह गीत से क्या तो पूछेगा, या अट नहीं रही है में जो फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है वहाँ से पूछेगा कि फागुन की किन्हीं दो विशेषताओं को लेकर हो, या फागुन का मास अन्य ऋतुओं से या अन्य माह से किस प्रकार से भिन्न है, उसका आंसर आप लोगों को देना है। बस यहीं से आपका तीनों में से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो बच्चों, ध्यान रखना, पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 2 है, अध्याय संख्या 5, चैप्टर संख्या 5, और लेखक का नाम क्या है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनके द्वारा रचित एक तो उत्साह गीत है, दूसरी अट नहीं रही है कविता है। अब उत्साह गीत की बात करें दोस्तों, तो उत्साह गीत में बादल को संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तू गरजेगा तो शोषित वर्ग है, जैसे कि हम बात करें किसान है, वह अपलग रूप से तेरी आवाज़ को सुनेगा और तुझे अपलग रूप से देखेगा, और देखेगा तो उसमें जीने की एक नई आशा जग जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अब मेरे खेत लहलाने लगेंगे, अब बारिश होगी, इससे उनमें जीने की इच्छा जग जाएगी। लेकिन बरसने के लिए नहीं कह रहा, केवल गरजने के लिए कह रहा है। जिस प्रकार से एक कवि नूतन कविता अर्थात नई कविता रच करके लोगों में नव जीवन अर्थात नया जीवन प्रदान करता है, ए बादल, उसी प्रकार तू भी गरज और लोगों में नया जीवन भरने की आशा को उत्पन्न कर। दूसरी बात करें हम बच्चों, यहां बादल को क्रांति का प्रतीक ही बताया गया है। वह क्रांति का प्रतीक किसके लिए है? शोषक वर्ग के लिए है, जो शोषितों का शोषण करके अपनी खुशियां इकट्ठी करता है। आप लोगों को पता होगा, जब भी भारत देश में क्रांति हुई है तब तक कुछ न तो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। उसी परिवर्तन के अकॉर्डिंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तू गरजेगा तो क्रांति रूप में गरजना है, विद्रोही स्वरूप में गरजना है, जिससे इस शोषक वर्ग का क्या हो जाए? अंत हो जाए, और शोषित वर्ग अपने मेहनत पर विश्वास करते हुए, अपने कर्म पर विश्वास करते हुए एक नए जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाए। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इसमें बच्चों फागुन की मादकता का, फागुन की सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक फागुन मास होता है, जैसे भारतीय महीना होते हैं ना 12, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। ऐसे जो अंतिम माह है फागुन, उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ किया गया है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये तो अंग्रेजी कैलेंडर है। जो 22 मार्च 1957 को जो भारतीय कैलेंडर अपनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अंतिम माह है फागुन, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें पूरा का पूरा मानवीकरण किया गया बच्चों। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? किसी भी वस्तु को अब इंसान के जैसे कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ फागुन के बारे में बताया जा रहा है कि वह श्वास ले रहा है, वह खुशबू बिखेर रहा है, उसके शरीर की चमक महक है वो जो चमक रही है। तो इस प्रकार से केवल इंसान श्वास लेता है, शरीर चमकता इंसान का है। तो इस प्रकार फागुन को यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले हम उत्साह गीत को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्साह गीत का सारांश हम लोग देखेंगे। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ जो बादल को संबोधित किया गया ना बच्चों, और बादल निराला जी का सर्वप्रिय विषय है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और बादल को किसका प्रतीक बताया गया है? क्रांति का प्रतीक बताया गया है। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, एक एक नंबर का पूछा जा सकता है कि उत्साह में किसको संबोधित किया गया? बादल को। निराला जी का प्रिय विषय क्या है? बादल है। बादल को किसका प्रतीक बताया गया है? क्रांति का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग गीत का सारांश पढ़ लें। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान क्या होता है बच्चों? पुकारना, यानी कि
निराला जी उत्साह गीत के अंतर्गत पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं जो बादल को संबोधित, जो किसको पुकार है, बादल को पुकार रहे हैं, बादल को संबोधित करते उसका आह्वान कर रहे हैं कि ए बादल तू गरज। बादल निराला का प्रिय विषय है, अभी बताया ना मैंने, निराला जी का प्रिय विषय कौन सा है, बादल ही है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी कि बादल, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे, यानी हम कह सकते हैं शोषित वर्ग जो है, जिसके पास खाने के लिए बहुत कम बचा हुआ है, यानी लोग छीन ले जाते हैं, शोषक वर्ग छीन ले जाता है, तो पीड़ित प्यासे जन की, जन यानी लोग की आकांक्षा, आकांक्षा कह सकते हैं लालसा, इच्छा, कामना, अभिलाषा, ये सब होती है। इसका हम पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि देखता है, यानी कवि ने जीवन को व्यापक रूप से, यानी कि विस्तृत रूप से और समग्र दृष्टि से, यानी कि चारों तरफ की दृष्टि, अपनी आंखों की, यानी कि चारों ओर से देखना, कहते हैं ना अगल बगल दायां बायां आगे पीछे देखना आंखों से, तो कवि चारों दृष्टि से, यानी चारों रूप से देखता है अपने जीवन को या लोगों के जीवन को। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना तो हम बात करें तो शोषित वर्ग के लिए है, और क्रांति चेतना बात करें तो हम शोषक वर्ग के लिए भी कह सकते हैं, उसका अंत करने के लिए। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं, यानी सामाजिक क्रांति या बदलाव में, यानी कि जब भी क्रांति हुई है तो समाज में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य हुआ है। जैसे 1857 क्रांति की बात करें, तभी हमारे देशवासियों को पता चला कि हमें भी आज़ादी मिल सकती है, वहीं से नींव रखी गई थी आज़ादी की। वैसे ही तब जब क्रांति हुई है देश में, जब समाज में कुछ अच्छा ही परिवर्तन हुआ है। तो सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता, यानी नवी कविता, यानी कवि ने कहा है ना कि एक कवि है, बादल को संबोधित करते हुए कहा है इस गीत में, एक कवि है जो नई कविता, नूतन यानी क्या होता है, नई कविता रच करके लोगों में नवजीवन अर्थात नया जीवन प्रदान करता है। उसी प्रकार हे बादल तू भी गरज और लोगों में जीने की इच्छा को जागृत कर। अब देखो जो उत्साह गीत है, ये बादल है, आपको दिख रही है बिजलियां कड़क रही है, ये बादल हैं, घुंघराले घुंघराले बालों वाले जैसे बच्चों का इसमें मानवीकरण किया गया है, तो ध्यान रखना। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, उवज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यानी कवि ने बादल को गरजने के लिए कह रहा है। बादल गरजो, गरजो यानी गरजो, घेर घेर यानी चारों तरफ से, घोर यानी पूरे या सारे, गगन, गगन यानी आकाश, धाराधर, धाराधर यानी बादल, ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले यहाँ बच्चों के रूप में मानवीकरण किया गया। कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, उर होता है बच्चों हृदय, विद्युत छवि यानी कि बिजली की तरह, वज्र यानी कठोर, नूतन यानी नया, नवजीवन यानी नया जीवन, और विद्युत छवि यानी बिजली की चमक, बिजली की चमक, ठीक है। तो शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। घोर यानी पूरे सारे, घेर घेर यानी चारों तरफ से, गगन यानी आकाश या आसमान, धाराधर बादल, ललित ललित सुंदर सुंदर, काले काले घुंघराले बाल, बाल कल्पना के पाले, बालक की के जिस प्रकार से बालक की कल्पना करते हैं, बालक के सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो शब्दों का अर्थ समझ में आ गया हो तो मैं एक बार समझा देता हूँ इसे। कवि क्या कह रहा है, हे बादल गरजो, हे बादल गरजो, हे बादल ओ दारादर, यानी कि हे बादल तुम इस पूरे आसमान को चारों तरफ से घेर करके गरजो। हे बादल तुम इस आसमान को, इस आकाश को चारों तरफ से घेर करके गरजो। समझ में आ गया। हे बादल तुम
चारों तरफ से गगन को अर्थात आकाश को घेर करके गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। यहाँ मानवीकरण किया गया, एक बालक के रूप में बादलों को बताया गया है, यानी कि बालक की कल्पना के अनुसार, यानी बालक, अब कवि बालक की कल्पना या बालक के अनुसार उसे बता रहा है। क्या कह रहा है मानवीकरण करते हुए कि तेरे सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल हैं, एक छोटे से बालक के जैसे सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार हे बादल तुम्हारे छोटे छोटे जो काले काले बादल हैं वे बालक के काले काले घुंघराले जैसे बाल बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता। जिस प्रकार से, यानी कि ये बादल तेरे हृदय में जो बिजली की चमक है उस चमक से तू लोगों में नया जीवन भर दे। जिस प्रकार से एक कवि होता है वह नई कविता रच करके वह लोगों में नया जीवन भरने का साहस उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार जो तेरे हृदय में जो विद्युत बिजली की चमक जो कठोर रूप से छिपी हुई है उससे तू जोर जोर से गरज। इस कठोर जो कड़कने की आवाज़ है, जो अपने वज्र अपने हृदय में छिपा रखा बिजली की चमक को, इसे जोर जोर से कड़क कड़क के तू यानी कि बहुत तेज आवाज़ में तू कड़क और गरज, जिससे कि लोगों में एक नया जीवन आ जाएगा, एक नया जीवन भर जाएगा। फिर भर दो बादल गरजो और उसमें नया जीवन फिर से भर दो, उनकी जिजीविषा को जगा दो। हे बादल गरजो, ए बादल तुम गरजो। तो वापस देख लीजिएगा एक बार, कवि कह रहा है कि हे बादल तुम इस पूरे आसमान को घेर करके गरजो। जिस प्रकार के से, अब कभी यहाँ बालक के रूप में मानवीकरण किया गया, जिस प्रकार से बालक के सुंदर सुंदर ललित ललित काले काले घुंघराले बाल होते हैं, हे बादल तुम उसी प्रकार बच्चों के काले काले सुंदर सुंदर घुंघराले बालों जैसे प्रतीत हो रहे हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता। यानी जिस प्रकार से एक कवि नई कविता रच करके लोगों में नया जीवन भर देता है, उसी प्रकार जो तेरे हृदय में कठोर बिजली की चमक छिपी हुई है उसे तू जोर जोर से बाहर निकाल और उसे जोर जोर से गरज कड़क उसे, जिससे कि लोगों में नया जीवन भर जाएगा। फिर भर दो बादल कर दो और उसमें नया जीवन भरने का साहस उत्पन्न कर दो और यह बादल गरजो। नेक्स्ट है विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत गण तप्त दरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब क्या हो रहा है यहाँ कवि गर्मी का जैसे बहुत तेज गर्मी होते हैं उसके बारे में बताया गया है। उन्मुन थे उन्मुन, उन्मुन यानी कि अनमनापन, अनमनापन यानी कहीं मन न टिकने की स्थिति, कहीं पर भी मन न टिकने की स्थिति। यानी गर्मी में क्या होता है कि मन कहीं पर भी नहीं टिकता, उस स्थिति को बताया गया उन्मुन, उन्मुन न टिकने की स्थिति। विश्व निदाग, निदाग होता है गर्मी। सकल, सकल यानी सारे, जन, जन यानी लोग, अज्ञात दिशा जिसकी ज्ञात न हो, अनंत जिसका कोई अंत न, तप्त दरा तपती धरती, तपती धरती, शीतल यानी ठंडा कर दो ए बादल गरजो। अब कवि क्या कह रहा है कि इस भयंकर गर्मी से, इसे भयंकर गर्मी से विश्व के सभी लोग विकल विकल यानी व्याकुल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। यानी कि इस भीषण गर्मी के कारण, इस भयंकर गर्मी के कारण विश्व के सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं, अर्थात उनका मन कहीं टिक नहीं रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत गण, हे बादल तुम पता नहीं किस दिशा से आए हुए हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। हे बादल, ए अंतहीन बादल, या हे बादल तुम्हारा कोई अंत नहीं है, तुम पता नहीं किस दिशा से आए हो। तब तो दरा जल से शीतल कर दो। हे बादल तुम जिस भी दिशा से आ रहे हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है, तुम जिस भी दिशा से आ रहे हो, इस तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो, उन्हें ठंडा कर दो, जिससे लोग भी, इस विश्व के सभी लोग भी जो गर्मी के कारण उनका मन नहीं टिक रहा था, वो व्याकुल हो रहे थे, तो आप धरती को जब शीतल कर दोगे तो वो भी एक राहत की सांस
पा लेंगे और एक नया जीवन जीने की उनमें भी एक आशा उत्पन्न हो जाएगी। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहा है कि यह जो संसार है, यह भयंकर गर्मी के कारण इनका मन क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है, इनका मन कहीं टिक नहीं रहा है, इनका मन अनमनापन हो रहा है। ऐसे खुजली नहीं खोरतेगा, हाय रे गर्मी, इस प्रकार से खोरते ना, ऐड भी आप ले देखते होंगे टीवी में इस प्रकार से। तो कवि कह रहा है कि विश्व के सभी जन, सभी लोग इस भयंकर गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे हैं, इनका मन कहीं टिक नहीं रहा है। हे अज्ञात दिशा से आने वाले अंतहीन बादल, यानी कि हे बादल, तुम्हारा कोई अंत नहीं है, तुम पता नहीं किस दिशा से आए हो, अज्ञात दिशा से आने वाले बादल, तुम इस तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो, हे बादल गरजो। यानी कि भीषण गर्मी कारण यह जो धरती है यह तप रही है, तुम इसे अपने जल से क्या कर दो? ठंडा कर दो, शीतल कर दो, बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। अब देखिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारी कविता थी, हमने पढ़ लिया। अब देख लो, कवि बादल में फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि कवि बरसने के लिए नहीं कहता, यानी कि लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए, लोगों में जिजीविषा बढ़ाने के लिए, लोगों में नया जीवन उत्पन्न करने के लिए, लोगों में एक नई आशा जगाने के लिए बादल को गरजने के लिए कह रहा है कि जैसे बादल गरजेगा, कड़केगा, जोर जोर बिजली चमकेगी, तो एक शोषित जो वर्ग है अर्थात किसान जो वर्ग है वह अपने अपलग नज़र से उस बादलों की आवाज़ को कड़कते हुए सुनता भी है और उसे देखता भी है, और उसमें एक नया जीवन जीने की आशा उत्पन्न जग जाती है कि अब बादल गरजेंगे, मेरे खेत पे लहराएंगे और मुझे भी 2 वक्त की रोटी समय पे मिल जाएगी। इसलिए गरजने के लिए कह रहा है, बरसने के लिए, रिमझिम फुहार के लिए नहीं कहता। कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल के गरजने से लोगों की सोई हुई आत्मा जग जाएगी और उनके मन में क्रांति का संचार हो जाएगा। कवि के अनुसार क्रांति व परिवर्तन से ही नए युग का निर्माण हो सकता है। कवि ने बादल को क्रांति का और गर्जने को विद्रोह का प्रतीक बताया। यानी बादल को तो क्रांति का और गर्जने को विद्रोह का प्रतीक बताया गया है। और साथ ही कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान भी किया है। इसलिए कवि, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, शोषक वर्ग को लिए तो वह विद्रोह का प्रतीक हो गया, उन्हें मिटाने के लिए। और क्रांति से ही तुम्हें पता है सामाजिक परिवर्तन भी होता है, समाज में अच्छे अच्छे परिवर्तन भी होते हैं, इसलिए बादल को गरजने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बात तो सही है, उत्साह जग जाएगा। देखो, लोगों में जब इंसान में उत्साह जग जाता है ना, तो वह किसी भी कार्य करने के लिए, जब उत्साह भरा होता है उसमें, तो वह किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि उत्साह नहीं होगा, यदि धैर्य नहीं होगा, तो उत्साह नहीं होगा तो धैर्य कहाँ से आएगा, और धैर्य नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता इंसान। तो उत्साह होता है ना, तो इंसान कोई भी कार्य को कर सकता है, किसी भी कार्य को वह कर सकता है। ये तो उत्साह सही है मेरे हिसाब से। तो अब आप सोच लीजिएगा, लेकिन आपको आंसर यही लिखना है। आप अपने सोचने के अकॉर्डिंग कोई दूसरा नाम मत कर देना इसका। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। कवि बादल से गरजने के लिए कहता है क्योंकि इससे लोगों के मन में उत्साह भर जाता है, और कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। इसलिए कवि ने बादल के इस गुण के आधार पर इस कविता का नाम उत्साह रखा है, जो बहुत उचित व सार्थक है। नेक्स्ट है बच्चों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है। कवि ने बादल के कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? यानी कविता में जो बादल है किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? नया जीवन के रूप में भी करता है, क्रांति के रूप में भी करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। कवि की कल्पना शक्ति और क्रांति की भावना की ओर संकेत करता है। क्रांति की भावना और कवि की कल्पना शक्ति। एक और पीड़ित लोगों की आशाओं और कामनाओं को पूरा करने वाला, एक और पीड़ित लोगों की आशाओं और कामनाओं को पूरा करने वाला है। सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में, एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए भी कवि ने बादल को आह्वान किया है। लोगों के मन में उत्साह और संघर्ष के भाव बढ़ने के रूप में भी एक संकेत दिया है। भयंकर गर्मी से लोगों के मन को राहत दिलवाने वाले लोक कल्याणकारी के रूप में, तपती धरती को शीतल करने के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से कवि ने बहुत सारे अर्थों के रूप में बादल की ओर संकेत, इन बादल गरजने के लिए कहता है तो उनकी ओर संकेत होता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में से कौन कौन शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? नाद होता है बेटा गूंज, आवाज,
ठीक है। ध्वन्यात्मक होता है जहाँ ध्वनि उत्पन्न हो सके, वह शब्द आपको बताने हैं। जैसे घोर घोर गगन, ठीक है, आवाज़ आएगी ना, घेर घेर घोर गगन, तो आवाज़ आएगी, तो वह नाद सौंदर्य हो गया, ध्वनि सौंदर्य हो गया। ललित ललित काले काले घुंघराले, अब ललित सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल होंगे, तो पानी डालेंगे तो स्वच्छ जल होगा, तो वो छिड़केगा तो आवाज़ गूंज तो थोड़ा बहुत होगी ही। बाल कल्पना कैसे बाले, बालक की इच्छाओं कैसे, विद्युत छवि हृदय में बिजली की चमक से तो होती है। विकल विकल उन्मन ते उन्मन, और गर्मी होगी तो भी आप लोग खोरते हो ना, किस पर जो भी मिल गया, पेन मिल गया तो पेन से वैसे ऐसे ऐसे खुजली चल जाती है तो खोरने लग जाते हो आप लोग, तो वही है आवाज़ आती है, वहीं पर नाद सौंदर्य होता है। अब देखिए बच्चों, अट नहीं रही है, पहले सारांश देख लेते हैं हम लोग। अट नहीं रही कविता में फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मैंने बताया था कि फागुन की सुंदरता का प्रयोग वर्णन किया गया इसमें। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। इन बहुत सारे संदर्भों में कवि की सुंदरता को कवि देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। जैन कवि कहता है कि इंसान का यदि मन प्रसन्न हुआ ना तो प्रत्येक माह उसे फागुन दिखाई देगा। इंसान का मन यदि खुश हुआ ना तो उसे प्रत्येक दिन अच्छा लगता है, उसका दिन अच्छा व्यतीत होता है। और मन यदि दुखी हुआ ना तो फिर अच्छी खुशी भी सामने आ रही है ना, वो भी खुशी नज़र नहीं आती है। तो मन को प्रसन्न रखना चाहिए हमेशा। और आप लोग दोस्तों मन को कभी धैर्य और मन दोनों चीज़, धैर्य रखना है और मन को हमेशा प्रसन्न रखना है। फिर देखो टर्म 2 में क्या धमाल मचाएंगे हम लोग। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर व ललित बना दिया है। अट नहीं रही है फागुन के तन की आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी अट यानी समा, सट यानी समा, आभा यानी चमक, तन यानी शरीर। तो कवि कह रहा है कि अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? फागुन के शरीर की जो चमक है वह समा नहीं रही है। सट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। अर्थात कवि फागुन के महीने में जो हरियाली देख रहा है तो कवि के मन का जो खुशी है वह कवि समा नहीं पा रहा है। उस सुंदरता को देखते हुए उसे अपलक रूप से देख रहा है। मतलब किसी अपनी जो पलकें हैं वो बिना झपकाए उसे एक तक देखता रहता है, क्योंकि सौंदर्य फागुन का ऐसा है। तो कवि इसलिए कहता है, क्या कह रहा है कि यह फागुन की जो सौंदर्य है या फागुन की जो सुंदरता है इससे मैं अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा हूँ। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदरता है, यहाँ पे इतना सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि जो फागुन के शरीर की जो चमक है उसे मैं समा नहीं पा रहा हूँ। उसे मैं कहते हैं ना, खुशी होती है तो फूला नहीं समाना, इस प्रकार से। तो कवि कह रहा है कि फागुन के शरीर की चमक समा नहीं रही है, अर्थात बहुत ही सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि की आंख हटाना भी चाहे ना उस सौंदर्य से तो हट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब फागुन श्वास लेता है, जब फागुन सांस लेता है तो घर घर में खुशबू भर देता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब फागुन में हरियाली छाती है तो रंग बिरंगे फूल आते हैं, हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं। तो जब हवा का संचरण होता है और जब वायु का संचरण होता है, जब हवा चलती है तो फूलों की जो खुशबू है वो भी बहेगी। अब वो बहेगी तो घर घर में खुशबू फैल जाएगी। तो कवि कह रहा है सांस लेता हूँ मतलब वायु का संचरण हो रहा है, हवा चल रही है। जो कवि कह रहा है जब फागुन सांस लेता है तो घर घर में खुशबू ही खुशबू भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जिस प्रकार से एक पक्षी अपने पंख फैलाकर के इस पूरे आसमान में उड़ना चाहता है, उसी प्रकार फागुन भी अपने इस आकाश में उड़ने को उसका मन कर रहा है। यानी कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी कि तुम भी इन पक्षियों के पंखों की तरह पंख लगाकर इस पूरे आकाश में उड़ना चाहते हो। हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि कहता है कि मैं इस सुंदरता को से अपनी आंख हटाना भी चाहूँ ना तो मेरी आंख हट नहीं रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अपनी आंखों को हटा लूँ, क्योंकि सौंदर्य ही ऐसा होता है फागुन का। तो कवि क्या कह रहा है? जब फागुन सांस लेता है तो घर घर में खुशबू ही खुशबू भर देता है। अर्थात जब वायु का संचरण होता है तो रंग बिरंगे फूलों से जो खुशबू होती है वह भी बहती है और प्रत्येक घरों में खुशबू ही खुशबू भर देता है। अब आकाश जब आकाश में इस पूरे आसमान में जब कोई पक्षी उड़ता है तो उसी प्रकार कवि
फागुन का मन भी कर रहा है कि मैं पक्षियों की तरह पंख लगा करके इस पूरे आकाश में उड़ना चाहता है। इस पूरे आकाश में फागुन उड़ने के लिए अपना इच्छा प्रकट कर रहा है। आँख उठाता हूँ तो उठ नहीं रहा। कवि कह रहा है कि मैं इस सौंदर्य से यदि अपनी आँख उठाना भी चाहूँ ना, फागुन की सुंदरता से, तो मेरी आँख उठ नहीं रही है, मैं इसे अपलग रूप से देख रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब कवि कह रहा है कि जब फागुन का महीना आता है तो पेड़ों के जो डालियां हैं उसमें हरे हरे पत्तों से डालियां लद जाती हैं। कहीं कहीं हरी हैं, कहीं कहीं लाल, अर्थात कहीं कहीं हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं लाल रंग बिरंगे लाल रंग के फूल यानी कि पुष्प नजर आ रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वो हरे हरे पत्तों से लदी डालियां हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, उनसे ऐसा लगता है कि फागुन ने अपने हृदय पे, फागुन ने अपने शरीर पर यानी अपने गर्दन में, अपने हृदय पर मंद मंद पुष्पमाला यानी कि मंद मंद खुशबू वाले फूलों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और जगह जगह पर यह जो शोभायमान हो रहा है फागुन, यह जो सुंदरता हो रही है पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। अर्थात मैं इस फागुन की सुंदरता पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी आँख उठाना चाहूँ तो उठ नहीं रही है। यह जो सुंदरता है मेरे नज़रों के सामने से हट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। तो कवि कहता है कि फागुन के महीने में जो डालियां हैं वो हरे भरे पत्तों से लद जाती हैं, और कहीं कहीं हरे कहीं रंग बिरंगे लाल फूल नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि मान लो कवि ने अपने हृदय पर रंग बिरंगे मंद मंद खुशबू वाले पुष्पों की माला पहन रखी है। और ऐसी प्रकार जगह जगह पर ऐसे ही शोभायमान हो रही है, ऐसा ही शोभाश्री, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि पाठ पाठ शोभाश्री यानी कि जहाँ जहाँ शोभायमान होने की जगह है वहाँ पर फागुन की जो कवि की जो नज़र है वह उस जगह पर फागुन की सुंदरता को देख रहा है अपलक रूप से। पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। शब्दार्थ देख लीजिए, पाठ पाठ जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट यानी समा नहीं रही है। पहला प्रश्न है, छायावाद की इस खास विशेषता अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना कविता किन किन पंक्तियों से पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। देखो, कवि के मन में जो कल्पना के द्वारा जो अपने भाव हैं और जो वह बाहर से देख रहा है सुंदरता को, उसको किस प्रकार से सामंजस्य बिठा रहा है, क्योंकि कवि ने यहाँ फागुन को एक इंसान की तरह कार्य करते हुए बताया गया है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन अट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उठने को नब में तुम पर कर देते हो। मैंने बताया, पूरा अर्थ बताया, आप ये लिख करके इसका अर्थ भी आप लिख सकते हो, तो टीचर अपने आप खुश हो जाएगा, 100% तुम्हें नंबर दे देगा। और फिर हम झमाझम, तुम्हें पता है टर्म 2 में फिर तो फूला नहीं समाएंगे, फिर हमारी भी अपने अंकों से जैसे 40 में से 40 नंबर आएंगे ना, तो हमारी भी आँख अठेगी नहीं, यही हमें सुंदर सुंदर नजर आएगा फागुन की तरह। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। व्यापकता यानी विस्तृत रूप से किया प्रकृति का वर्णन। अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पेड़ पौधे नए नए हरे हरे पत्तों से खिलखिला रहे हैं और फल फूलों से लदे पड़े हैं, रंग बिरंगे फूलों से लदे पड़े हैं। हवा सुगंधित हो उठी है, प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है, क्योंकि फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई है। खेत खलियानों, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चौक चौबारों में फागुन का उल्लास सहज ही दिखता है। इस प्रकार कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ये है वर्णन किया कवि ने। इन कविताओं के आधार पर निराले काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखी है, यानी कि उत्साह और अट नहीं रही है कविता के अनुसार। तो आपको सीधी से पता है मानवीकरण अलंकार भी है, और पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषता निम्नलिखित हैं। उत्साह अट नहीं रही है, दोनों कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है, मानवीकरण अलंकार है। उपयुक्त कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। दोनों कविताओं में गीत शैली का प्रयोग है। इन दोनों गीत शैली होता है जिसे हम गा सकते हैं, दोनों कविताओं गा भी सकते हैं।
काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। ये दोनों पक्ष नजर आते हैं। अनुभूति अनुभव कर रहे हैं हम लोग, अभिव्यक्ति अपने भावों को प्रकट करना। छायावाद की अन्य विशेषता है जैसे प्रवाह में अलंकार योजना, संगीतात्मकता आदि भी निराला जी की कविता में विद्यमान है। यानी प्रवाह में गति, अलंकार योजना है ही, यानी कि अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है और मानवीकरण भी है। संगीतात्मकता है, गीत गाएंगे तो संगीत बजेगा ही। नेक्स्ट है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें हरियाली छा जाती है, सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। फागुन में सर्वत्र मादकता छाई हुई है, यानी सौंदर्य छाया हुआ है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर यानी अपनी जवानी पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। सुगंधित फूलों के कारण हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश निर्मल व स्वच्छ हो जाता है। पक्षियों के समूह आकाश में घूमते हुए दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से क्या होता है अलग। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें इतनी सुंदरता, इतनी हरियाली छा जाती है कि कहते हैं ना, हम कभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पहाड़ों की तरफ देख ले तो कितना सुंदर नज़ारा आता है, हरे भरे। अब सूखे पेड़ पौधे होते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता, पत्थर होते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं, पेड़ भी डालियाँ सूखी सूखी नज़र आती हैं। और जब वह हरा हो जाता है तो मन भी हरा हरा हो जाता है। मन हरा हरा होता है ना, किसी भी सुंदर चीज़ को देख लो मन हरा ही हरा हो जाता है। आप लोगों समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? सीधी सी बात है, बहुत अच्छा आप लोग कह सकते हो कि वही चीज़ें, पेड़ पौधे, हरियाली छाई हुई है, रंग बिरंगे फूल हैं तो उनकी खुशबू भी आ रही है, हवा चल रही है तो खुशबू वातावरण हो रहा है, सब जगह हरियाली छाई हुई है सभी के लिए। यानी कि बारिश हो जाती है ना सभी के लिए, यानी कि जो भी व्यक्ति, कोई भी हो व्यक्ति, पशु पक्षी कुछ भी हो, वह अपना पेट आसानी से भर सकता है। तो आप लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही कविता। दोनों कविता को मैंने एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए भावार्थ पढ़ा है और साथ में प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारे सेशन के साथ में जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।